नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दिलीप स्वागत करता हूं रिपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे भाइयों के लिए जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, यकीन मानिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं। जनगणना 2011 से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, जब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हम आपके लिए जब दिल्ली पुलिस की तैयारी करा रहे हैं, तो इस जनगणना 2011 के टॉपिक को क्यों ही छोड़ा जाए। इसलिए मैं आज आपके लिए 10 से 15 मिनट के अंदर इस जनगणना 2011 के टॉपिक को पूरा माइंड में छपाने का वादा रखता हूं। दोस्तों, इस जनगणना 2011 के टॉपिक को मात्र 15 मिनट में मैं आपके माइंड में छपा दूंगा। तो दोस्तों, बस आपसे यही कहना है कि इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, आपको लास्ट तक देखना है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छी खासी हो जाए और आप दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन ले सकें और आप दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए स्टूडेंट, समझते हैं इस जनगणना 2011 के टॉपिक को। आखिरकार इसके क्या मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, जनगणना 2011 को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझना है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा 15 मिनट में आपके माइंड में इस टॉपिक को छपाने का। ठीक है, चलिए जनगणना 2011 को समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स, 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा वहां के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। क्या मतलब है इसका? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले कहां का उल्लेख मिलता है जनगणना का और किस ईस्वी में जनगणना आपसे हुई थी? तो 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा। ठीक है, कहां पर? 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? चलिए, आधुनिक पद्धति पर पहली व्यवस्थित जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। कहां पर? आधुनिक जो पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1749 ईस्वी में कहां पर हुई थी भैया? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना। भारत की जनगणना कब हुई थी पहली? तो ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो आप देख सकते हैं, ये हैं लॉर्ड मेयो। मेरे सर के ऊपर आपको लॉर्ड मेयो नजर आ रहे होंगे। चलिए, यहां से 4-5 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, भारत में पहली बार प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुई थी। ठीक है, कब? भारत में पहली जो प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड रिपन आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं। ठीक है, 1872 में अगर हम जनगणना को शामिल करते हैं तो जो 2011 में जनगणना हुई वो 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। ठीक है, क्लियर है भाई? 1872 की जनगणना को अगर शामिल किया जाए तो 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पॉइंट बनेंगे, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना जारी की जाती है। किस अधिनियम के तहत जनगणना जारी की जाती है? तो 1948 अधिनियम 1948 के तहत जनगणना जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया। पहले जो जनगणना होती थी तब विभाग नहीं था, लेकिन 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन हमारा क्या हुआ? स्वतंत्र जनगणना का विभाग बनाया गया। ठीक है, अच्छा, जनगणना किस सूची में आती है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना किसका? संघ सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ
प्रशासनिक आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं और इनसे मेरे भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही फिलहाल एमटीएस का एग्जाम हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। चलिए, जो प्रशासनिक आंकड़े हैं 2011 में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 2011 की जनगणना में तो कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 35 थे मेरे भाई। और जिलों की संख्या कितनी थी? 640। नगरों की संख्या कितनी थी? 7933। ठीक है, समझ में आया इतना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्रामों की संख्या यानी गांव की संख्या कितनी थी? तो 6.41 लाख थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गए होंगे। कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी? 35 थी जनगणना 2011 के अनुसार। और जिलों की संख्या कितनी थी? 640 थी। नगरों की संख्या कितनी थी? 7933 थी। और ग्रामों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 6.41 लाख थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनगणना 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली, इन्हें आप देख सकते हैं। ये 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे। लेकिन 2001 में जयंत कुमार बंठिया थे। कौन थे? 2001 में जयंत कुमार बंठिया थे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ये 2 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट को और देखिए। कुल जनसंख्या जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़, लगभग 121 करोड़ थी। ठीक है, 10 की वृद्धि कितनी हुई भाई? 18.18 करोड़ की 10 की वृद्धि हुई, यानी कि 17.17% की यहां पर वृद्धि देखने को मिल जाती है। जनगणना 2011 में 10 की है, पहले 2001 में हुई। ठीक है, फिर उसके बाद में कब हुई? 2011 में हुई। तो कितना? 10 साल का गैप हो गया। तो उसमें कितनी वृद्धि हुई मेरे भाई? 18.18 करोड़ की जनगणना 2011 में वृद्धि हुई। अच्छा, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी? ठीक है, कितना हुआ जनगणना 2011 में? तो 31.3%। ग्रामीण जनसंख्या में 68.9% और लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 943। ठीक है, यानी 1000 पुरुष पर, ठीक है, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। ठीक है भैया, तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो भैया ढंग से अभी पढ़ लो और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले आओ, तभी आपकी शादी हो सकती है। नहीं तो भैया लिंगानुपात बहुत कम है, सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। जनघनत्व कितना भैया? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा साक्षरता दर की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना था? 73% था। कितना था? 73% था, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर 80.9% था। कितना? 80.9% था। ठीक है, महिला का साक्षरता दर 64.6% था। ये क्लियर हो गया। साक्षरता दर जनगणना 2011 की बात करें तो टोटल कितना था? 73% था, जिसमें पुरुषों का 80.3%, महिलाओं का 64.6% था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा मैंने आपको समझाने के लिए इस लैंग्वेज में आपको लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था राजस्थान। इंपोर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पीपीटी को। ठीक है, इंपोर्टेंट लिखिए और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे अपने माइंड में छपाना है। वैसे तो सभी छपाने हैं, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है भैया। राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और एमटीएस एग्जाम में पूरा जो शिफ्ट में लेकर आया हूं, जो पूरा सेशन में लेकर आया हूं, इसमें से आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे भाई? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। चलिए, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा भैया? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भाई सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने बात करा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था? तो कौन था भैया? राजस्थान था सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा था? तो गोवा था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भैया कौन सा? लक्षद्वीप। और अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भी थी और अब भी है, इस टाइम भी। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य भैया सिक्किम। ठीक है। कौन सा? सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भैया? दिल्ली है। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है। कौन सा भैया? ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिंगानुपात देखते हैं। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। अच्छा, सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है वो केरल है। ठीक है। क्या है? केरल है। यानी कि 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। केरल में सर्वाधिक सेक्स रेशियो है 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। कितना? 1084 महिलाओं पर। ठीक है। महिलाओं पर भाई कितना? 1000 पुरुष। ठीक है। ये है केरल का सेक्स रेशियो। अच्छा, सेक्स रेशियो की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य जो है वो हरियाणा है। यानी कि 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। कितना? 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पांडुचेरी है। 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दमन व दीप है। 618, यानी कि 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं दमन व दीप में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिंगानुपात वाले जिले, सेक्स रेशियो वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जो केंद्र शासित प्रदेश का जिला है वो है माहे। ठीक है। कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश का जो जिला है सर्वाधिक, ठीक है, वो कौन सा है? माहे है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है। ठीक है। कौन सा है भैया? अल्मोड़ा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है? लेह है। ये कहां पर है? लद्दाख में है। ठीक है। लद्दाख के लेह है। ठीक है। चलिए, लद्दाख का लेह जिला है जहां पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश का जिला है न्यूनतम, सबसे कम है इसमें। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का जिला कौन सा है? दमन है। जिसमें सर्वाधिक है लिंगानुपात वो कौन सा जिला है? अल्मोड़ा है। जिस सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है? माहे है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन है? लेह है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का जिला कौन सा है? दमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कोई सी भी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा। अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है भाई। 94% साक्षरता लोग हैं, यानी कि शिक्षित लोग हैं। ठीक है। चलिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है भाई? बिहार है। 61.8% है। ठीक है। बिहार कैसा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। अधिकतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है। अधिकतम साक्षरता दर वाला
केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है। क्या है भाई? दादर नगर हवेली है, जिसमें सबसे कम साक्षरता लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर आपको समझ आ रहा है तो भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए, और भाई एक लाइक जरूर बनता है हमारी मेहनत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, महिला साक्षरता की बात करें तो अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन सा है? केरल है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन सा है? भाई बिहार है। ये आपको याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणत जनगणत्व की बात करें तो अधिकतम जनगणत्व वाला राज्य जो है बिहार है। जनघनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? भाई बिहार है। कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। और अधिकतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। कौन सा है भाई? दिल्ली है अधिकतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। और न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भाई कौन सा है? अंडमान निकोबार है। कौन सा है मेरे भाई? अंडमान निकोबार है न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धर्म के आधार पर जनगणत्व वितरण 2011 के अनुसार। तो भाई जो हिंदू का था जनगणत्व 2011 के अनुसार जनगणना वो कितना था? 79.8%। जो मुस्लिम का था वो 15.23% था। और ईसाई का जो था वो 2.3%। और बौद्ध का 1.72%। और जैन का 0.4%। सबसे कम जैन का था, उसके बाद बौद्ध का 1.72%, उसके बाद ईसाई का 2.3%, और उसके बाद 15.23% किसका था? मुस्लिम का था। और सबसे ज्यादा जनगणत भाई किसका था 2011 में जनगणना के अनुसार? हिंदू का था 79.8%। कितना भाई? 79.8%। तो जल्दी से बताइए, जनगणना 2011 का टॉपिक आपके माइंड में छपा या नहीं छपा? जल्दी से बताइए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। प्रॉमिस कीजिए रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कि सर अगर जनगणना 2011 से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे छूटेगा नहीं, हम उस क्वेश्चन को यूं ही कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, और उम्मीद है आप सारे के सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अच्छा कर आओगे और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो जल्दी से भाई चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें एक सेशन को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।